हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लोग बैटरीज के बारे में जानते होगे, जान रहे हो ना, बैटरीज क्या होता है। तो बैटरीज से अच्छा हम वर्ड यूज कर देते हैं सेल्स, है ना, सेल्स। ठीक है, सेल्स जो है दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये सब नोट्स बनाते चलो तो जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है सब में लगेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। जो आप लोग बैटरीज बोलते हो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, वो क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये हम लोग डिफरेंट चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पानी चढ़ाने में, जैसे पर्टिकुलर किसी मेटल का आपको परत चढ़ाना है दूसरे मेटल के ऊपर, तो आप इस मेथड को यूज करते हो। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल थोड़ा डिफरेंट हुआ। सेल्स आपके दो तरह के हुए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस को यूज करके। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ जिसमें हम लोग उल्टा बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करेंगे। क्या करेंगे, केमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे और केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस करेंगे। और उसका उल्टा है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद से हम लोग, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है ना। अच्छा, दोनों में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। किस तरह के रिएक्शंस को यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हो, नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरली होता है उस रिएक्शन को यूज करते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। और क्या बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये किसमें किए हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना। जो गैल्वेनिक सेल है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अलग अलग तरह का सेल्स है जो आपका यूज होता है। तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, ये इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब वो नेचुरली नहीं होता है। ठीक है ना, वो रिएक्शन नेचुरली नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ये किसमें की है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये किसमें की है, नेचुरल, जो नेचुरली होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो नेचुरली नहीं होता।
कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। चलो, है ना, ये चीज समझ गए। अब एक हम लोग पहले सेल बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो सेल्स का सेल एक बनाया जाए। चलो, ओके। तो ये आपका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसको आप डैनियल सेल बोलोगे, ठीक है, नाम है इसका, ठीक है। हैविंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ जिंक एंड कॉपर, ठीक है, तो ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, जिंक और कॉपर, ठीक है। डिपिंग इन द सॉल्यूशंस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सॉल्यूशंस, ये चीज को समझना, ठीक है ना। जैसे ये जिंक है, तो ये सॉल्यूशन उसी के किसी सॉल्ट का होगा, फॉर एग्जांपल ZnSO4, ठीक है। और ZnSO4 का क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? एक्वस सॉल्यूशन हुआ। सिमिलरली ये आपका कॉपर है ना, तो कॉपर का ही सॉल्यूशन होगा, तो मान लो CuSO4, ठीक है, और एक्वस। आप कोई भी दूसरा सॉल्ट ले सकते हो, कोई भी दूसरा सॉल्ट ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, बस इस बात का ध्यान दें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब डिसोसिएट हो, आयंस में क्या हो, डिसोसिएट हो इजिली, है ना, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ZnSO4 और आपका हो गया CuSO4। वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट्स आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो CuSO4 और एक लिए ZnSO4, ये दो सॉल्ट हो गया, ये हुआ इसका। अब देखो यहाँ पे यूज किया हम लोग सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, और ये ऊपर में एक वायर कनेक्टिविटी जो रहे हैं, ठीक है, जिसमें करंट यहां शो क्या कर रहा है, कॉपर से किसके तरफ जा रहा है, जिंक के तरफ। देखो हो क्या रहा है पूरा समझाते हैं। ये करंट का डायरेक्शन है, तो नॉर्मल सा मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जिंक से कॉपर के तरफ। अब इसको पूरा समझते हैं हम लोग, हो क्या रहा है, ठीक है। ये आपका किसका डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का। किसका डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब इसको पूरा अच्छे से समझो, जिंक में यहाँ के किस तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं वो समझते हैं, ठीक है, और पूरे अच्छे से एक एक पार्ट इस रिएक्शन को किस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे वो भी समझते हैं। हमारे पास जो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पे है वो है नॉर्मल, जो स्पॉन्टेनियस है वो है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 SO4 प्लस Cu। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इस रिएक्शन के टर्मिनोलॉजी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ हो क्या रहा है, बेसिकली जो जिंक मेटल है, जो यहाँ पे आपको जिंक मेटल इलेक्ट्रोड देख रहे हो, ठीक है, ये जिंक मेटल इलेक्ट्रोड आपका, ये आपका ब्रेक करेगा Zn, और दो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। एक जिंक एटम जो है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और क्या बन जाएगा, Zn2+ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Zn2+। और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब अच्छे से समझो, ये जो Zn2+ है ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे। क्लियर है ना, जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, ठीक है। जितना जिंक एटम्स होगा, मतलब जितना जिंक मेटल इस पे होगा, सारा जिंक धीरे धीरे करके दो दो इलेक्ट्रॉन्स देते जाएगा, और Zn2+ कहाँ पे जाते जाएगा, सॉल्यूशन में। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका कॉपर है, और यहाँ पे क्या है, कॉपर का सॉल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या होगा, क्या चीज का सॉल्यूशन है, ये CuSO4 का, मतलब इसके अंदर में Cu2+ आयंस होंगे, और SO4 2- आयंस होंगे। क्लियर है ना। यहाँ Zn2+, जो Cu2+ का फॉर्मेशन हो रहा है, ये Cu2+ इस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और कॉपर बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर चढ़ जाएगा। यानी कि कॉपर का परत इसके ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और जिंक का परत धीरे धीरे क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। अगर सारा जिंक खत्म हो गया तो सेल आपका रुक जाएगा। यही होता है बैटरी खत्म होने, होता है बैटरी खत्म हो गया, तो बैटरी खत्म होने में बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाते हैं। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है? अब इसमें और चीज जानना है ना, उसको फिर रिचार्जेबल बैटरी कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी दिए, उल्टा कर दिए। सेल रिएक्शन हम जबरदस्ती कर सकते हैं, तो इधर में जिंक फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा, और कॉपर फिर वहीं पे आ जाएगा, मतलब बैटरी आपका रिचार्ज हो गया। क्लियर? अब दिक्कत ये है कि हर बैटरी रिचार्जेबल होता है कि नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी देने पे क्या उल्टा हो जाएगा रिएक्शन, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन है ना, बहुत सारा चीज है दिमाग में, तो इसको हम लोग समझेंगे, ऐसे हो जाएगा।
लेकिन एफिशिएंसी के हिसाब से होता है, ठीक है ना। क्या करना है, दाम भी ज्यादा होता है वो सब चीज का, एडेप्टर ये वो, ठीक है। आप रिचार्जेबल बैटरी खरीदो, नॉर्मल बैटरी खरीदो, रिचार्जेबल वाला का दाम बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू, अगर ये देखोगे तो ये आपको 10 रुपए मिल जाता है, वो आपको जाओगे पेंसिल बैटरी के रिचार्जेबल वाला लेने, वो आपको मेरे ख्याल से 50 60 70 80 ऐसे कुछ रेट बोलेगा, बोलेगा ना। तो रेट भी ज्यादा है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी मैटर करता है। तो रिचार्जेबल बैटरीज है ना, ये जनरली फोन्स में यूज होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज जो होते हैं है ना, वो रिचार्जेबल होते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे जिंक आपका कॉपर, अब इसके थ्रू हम बहुत सारा चीज अभी समझते जाएंगे। तो ये नॉर्मल हुआ सेटअप, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, कोई दिक्कत। और इस रिएक्शन में अब यहाँ पे समझ गए होगे कि कॉपर यहाँ क्या रिएक्शन हो रहा है, Cu2+ क्या कर रहा है, Cu2+ क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और क्या बन जा रहा है, कॉपर। तो Zn यहां था, अब इस साइड में क्या मिला, कॉपर। इस साइड में Cu2+ आयंस थे, और इस साइड में क्या प्रोड्यूस है, कौन से आयंस प्रोड्यूस हुए, Zn2+। कोई दिक्कत, तो Zn2+ यहाँ बन रहा था, ये Zn2+ यहाँ आ गया। तो बेसिकली ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना। अब बोलोगे सर फिर ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, तो इसका काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना। धीरे धीरे करके Zn2+ इसमें बढ़ रहा होगा, और धीरे यहाँ पे आपका SO4 2- इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन से Cu2+ हटते जा रहा है ना। ये बढ़ नहीं रहा होगा, बेसिकली इसी का कंसंट्रेशन रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिकली ये देखोगे निगेटिव जा रहा है, क्या जा रहा है, पॉजिटिव। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मिलाने के लिए ये हम लोग सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के, कोई दिक्कत, हम लोग किसको यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। क्लियर है ना, न्यूट्रल रहे बोल के। सेल रिएक्शन क्लियर हो गया। अब देखो, एक होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जनरली जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, वो 1 मोलर लेते हैं। वो कितना लेते हैं, 1 मोलर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। अभी आप लोग फिजिक्स में वोल्टेज पढ़ोगे, तो वोल्टेज में एक नया नाम पढ़ोगे, ईएमएफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हम समझा देना चाहते हैं। यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, रिड्यूस या ऑक्सीडाइज, क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, कि ऑक्सीडाइज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो याद रखिएगा, ये एक नेचुरल है कि कुछ मेटल का टेंडेंसी होता है अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस होने का या ऑक्सीडाइज होने का, ये नेचुरली होता है। और हम लोग जब सेल बनाते हैं तो ध्यान देते हैं कि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और आपका सेल बनेगा। कोई दिक्कत है, मतलब एक रिड्यूस होने वाला एक, और ये नेचुरली होता है। नेचुरली कहने का मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो जो ना पोटेंशियल का एक डिफरेंस आ जाता है मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, आता है। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छे से समझना एक एक टर्म को, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है किसके किसके बीच में, जब नेचुरली, हाँ, एक मेटल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस होता है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों के बीच में। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। कोई दिक्कत है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इसको क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है आपका, रिड्यूस कर रहा है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन के टर्म्स में देखो, दो अलग अलग टर्म्स है। आप मान लो आपको तो पॉजिटिव निगेटिव आएगा ना वैल्यू पोटेंशियल में, है ना, नॉर्मल सा बात है। एक आपका अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रो, मान लो एक का अगर पॉजिटिव वैल्यू लिए हम लोग पोटेंशियल का, तो दूसरा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात पक्का है। देखो पोटेंशियल जो है, जो रिड्यूस करता है उसका उसका वैल्यू जो आता है आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, चार्ज बढ़ रहा है कि घट रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है। बेसिकली दिक्कत ये है कि हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बताते हैं। किसके पोटेंशियल के टर्म्स में बताते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल जब बोले तो हम लोग जो पोटेंशियल मतलब जो रिडक्शन जहां पे हो रहा है उस चीज को पॉजिटिव लेंगे।
मतलब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कॉपर और इसके बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और इसका हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल अगर जिंक का बोले, किसका बोले, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे। ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कब, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर यही है ना, और हम बता क्या रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ही बता रहे हैं। यही अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल बताएं किसका, जिंक का, तब क्या बताएंगे। अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम जिंक का बताएं तब क्या बताएंगे, नेगेटिव बोलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल का, और जिंक हो क्या रहा है एक्चुअली में, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और बता क्या रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू होगा। यही अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताते, इसका आपका क्या हो जाता, नेगेटिव, और इसका हो जाता पॉजिटिव। लेकिन हम लोग जो बोलते हैं, जो टर्म यूज होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ना कि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करके तो अलग बात है, तब ध्यान देना थोड़ा सा। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका यूज करते हैं, तो याद रखना जो रिड्यूस होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। किसके किसके बीच का, फिर से बोल रहे अच्छे से ध्यान में रखना, किसके किसके बीच का, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट। मेरे ख्याल से ये सब चीज आप लोग को बताना नहीं होगा, सेल्स बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये इलेक्ट्रोड है, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज टू आर इलेक्ट्रोड्स एंड दीज टू आर इलेक्ट्रोलाइट्स ओवर हियर। ठीक है, चलो। तो जो है ना, ये इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, है ना, डेल्टा वी बोल लो, वी बोल लो, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन उस चीज को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में जनरली रिजेंबल करते हैं केमिस्ट्री में। और जो रिड्यूस होता है मेटल, उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है ना। और Zn का वैल्यू क्या होता है, मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद रखना, स्टैंडर्ड सेट है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना। स्टैंडर्ड मतलब आपको कंडीशन स्टैंडर्ड लेना होगा, 1 मोलर। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। और एक बात, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर लेते हो, कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रोड अगर आप लेते हो तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका, रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है आपका, 0 होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका, 0 होता है। कोई क्लियर है चीज, समझ में आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, ये स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ टर्म यूज करते हैं ना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बार बार बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब हुआ, 1 मोलर होगा आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यानी कि इससे कम वैल्यू वाला ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात। और इससे ज्यादा वैल्यू वाला आपका मेटल्स जो होगा वो क्या होगा आपका, रिड्यूस होता है। क्लियर है, ठीक है। ये चार्ट बनाने के टर्म्स में ये नेचुरली देखा गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वैल्यू आता है, वो गैल्वेनोमीटर लगा के चेक किया गया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ भी चेक किया, अभी ये लोग बताएंगे, अभी रुको यहाँ पे। ये देखा गया था कि इस पर्टिकुलर सेल में जब जिंक और कॉपर को इस तरीके से जोड़े और स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लें, क्या ले लें आपका, स्टैंडर्ड कंडीशंस ले लें, तो यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर लगाया गया, जब आपका वोल्ट मीटर लगाया गया, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आया था आपका 1.1 वोल्ट का। या अब देखो, ये अलग अलग चीज है। ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको क्या बोले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों हाफ सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो फाइनल आपका इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रहा है, वो हुआ आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या हो गया आपका, सेल पोटेंशियल, उसको क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल पोटेंशियल। या फिर अब जाकर के आप लोग नया टर्म पढ़ोगे, ईएमएफ। ठीक है ना, तो ईएमएफ ऑफ द सेल बोलो, क्या बोलोगे, ईएमएफ ऑफ द सेल। और यही, ये दोनों वैल्यूज आपका क्या हो गया, किस चीज का वैल्यू हो गया, ये दोनों वैल्यूज हो गया रिडक्शन पोटेंशियल का, किसका, मेटल का, अपने किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको डालने पे। कोई दिक्कत है ना, नेचुरली होता है, कोई ऑक्सीडाइज होता है, कोई रिड्यूस होता है। टर्म समझ गए सारा। ये क्या वैल्यू हुआ, सेल पोटेंशियल। अब देखो इसमें अच्छे से अगर जो है ना इसको और समझो, तो एक अभी इसको एक नया पेज में ले लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से समझाते हैं। ठीक है,
ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी लगा रहे हैं। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। ऐसे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था वो कितना का था, सेल का 1.1 वोल्ट था स्टैंडर्ड कंडीशंस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैटरी एक लगा, बैटरी अब किधर लगा है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है अभी भी। ठीक है, अगर आप ये लेस देन 1.1 वोल्ट का बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पलट दिया ना। पहले इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन फ्लो कर रहा था, नहीं सर्किट में जोड़े कैसे हैं वो देखो। ये ईएमएफ पॉजिटिव वाला किससे जोड़े हैं, कैथोड से, और निगेटिव वाला किससे जोड़े हैं, एनोड से। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर हो गया, हाँ, मतलब अब इलेक्ट्रॉन आपका बैटरी से फ्लो करेगा किस तरफ, जिंक के तरफ। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, जिंक से फ्लो कर रहा था कॉपर के तरफ। ठीक है, क्लियर है ना। तो और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो, मतलब फ्लो पलट गया, फ्लो पलट गया। अगर 1.1 वोल्ट से कम का करोगे तो फाइनल जो गैल्वेनोमीटर रहेगा उस पे जो जो वोल्टेज शो करेगा वो क्या हो जाएगा, घटेगा। क्लियर है ना। हाँ, क्योंकि आपने कम का यूज कर दिया है। अरे मान लो कि फाइनल जो आप ये जो आपने जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे करंट अभी भी शो करेगा, एक्सटर्नल अगर लेस देन 1.1 वोल्ट शो करोगे, लेकिन ये करंट कम होगा, ये करंट कम होगा। क्यों, क्योंकि पहले डायरेक्शन ये था इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब आपने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स दिया है इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन बेसिकली इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है ना, ऐसा कोई फ्लो तो ऐसा नहीं रहता। तो आपने पहले फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा था नेचुरली जिंक के वजह से, आपने क्या किया, बैटरी उल्टा लगा दिया, तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स मिल गया इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो अब फ्लो होगा वो धीरे होगा। आप बोल सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, धीरे होगा, धीरे होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, रीडिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम हो जाएगा तो रीडिंग आपका करंट का क्या होगा, कम होगा। बोलोगे कम होगा, ये क्यों, कब होगा, जब ये एक्सटर्नल आप लेस देन 1.1 वोल्ट यूज कर रहे हो, ये जो बैटरी यूज कर रहे हो, ये अगर इक्वल टू 1.1 वोल्ट यूज कर दिया, अब तो दोनों तरफ फोर्स बराबर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर रुक गया, ड्रिफ्ट रुक गया, तो मतलब करंट का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपने ये एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा दे दिया, तब स्टार्ट हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तब क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जिंक जो है, जो खत्म हो गया था, वो वापस से क्या होगा, इसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे जिंक आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रिकवर हो जाएगा, और कॉपर थोड़ा जो बड़ा था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर घट जाएगा, वहां पे फिर छोड़ देंगे, तो फिर ये बैटरी क्या हो जाएगा, आपका रिचार्ज हो जाएगा। मतलब अब वहां से फिर यूज करो इसको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, कोई दिक्कत, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया है ना। और ये कब होगा, जब ये एक्सटर्नल हम कब यूज कर रहे हैं। अब एक तरह से बोल सकते हो, अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, अब पहले तो फोर्स खाली लगा था, लेकिन तो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का इधर ही था। आप ऐसे ये समझो इस बात को, है ना। फोर्स बेसिकली लगा इस तरफ, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो नॉर्मल सा बात है, अभी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन किधर, इधर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया, जीरो, है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रेस्ट, रेस्ट तो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, है ना, मतलब ड्रिफ्ट आपका रुक गया, क्या रुक गया आपका, हाँ, ड्रिफ्ट जीरो हो गया। ड्रिफ्ट इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। एवरेज एवरेज स्पीड जीरो नहीं हुआ, एवरेज वेलोसिटी आपका जीरो हो गया, तो ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया इसका, जीरो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ही उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन ही आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर्टिकुलरली किस तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में, मतलब जिंक के तरफ, किसके तरफ हो गया, जिंक के तरफ, कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, इस तरह से जज करते हैं, है ना। 1.1 वोल्ट, ये याद रखना, ये कब आया था वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जब आपका, हाँ ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, अब एक एक करके हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब ये तो क्लियर हो गया ना इतना सारा, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स को बताते हैं। ठीक है, तुम लोग खुद अब देख लेना, इसमें भी हम बहुत सारा चीज अभी बता चुके हैं, तो अलग अलग चीज और क्या क्या आएगा वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स
ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, सबसे पहला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या सबसे पहला जो बता ही चुके हैं, क्या है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पहले इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो पहले बोला जाता था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब आईयूपीएसी में इस टर्म को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ई नॉट, जो भी मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर कितना चार्ज था, और जब वो रिड्यूस हुआ तो एम बन गया, इस तरीके से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू को। किसको, स्टैंडर्ड वैल्यू को। जैसे जिंक का बताओगे तो Zn2 प्लस, जैसे उस सेल में अगर बताओगे तो Zn2 प्लस स्लैश, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपका एक एक एटम रिलीज कर रहा है, गेन कर रहा है। क्योंकि हम लोग इस, हाँ क्यों गेन क्यों बात किए, क्योंकि हम लोग इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में समझते हैं। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको किसके टर्म्स में समझते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में समझते हैं। ठीक है, तो ये ई नॉट, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तब ई, तब क्या लेंगे, ई। कोई दिक्कत, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो स्टैंडर्ड वैल्यू कब रहता है आप बता चुके हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है जब हम लोग 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। कोई दिक्कत, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 1 बार प्रेशर भी बोल सकते हो, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां गैस रहता है, जहाँ पे गैस आ जाएगा इलेक्ट्रोड्स वहां पे वो समझाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अलग से। ठीक है ना, ये टर्म क्लियर है, ये टर्म में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अब समझो। अच्छा, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है, सब समझ के गए हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है ना, साइन बस बता दिए, साइन क्या यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म है रेडॉक्स कपल। नेक्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स में दूसरा इंपॉर्टेंट, क्या बोले, रेडॉक्स कपल। रेडॉक्स कपल कहने का क्या मतलब हुआ, कि एक रिडक्शन वाला और एक ऑक्सीडेशन वाला मेटल यूज करेंगे, तो वो आपका क्या करता है, सेल बनने में हेल्प करता है। तो क्योंकि एक रिडक्शन दो चीज को यूज किया है, दोनों उल्टा यूज किया है, जिसका दोनों उल्टा काम है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों रिड्यूस, तो बॉय गर्ल टाइप का चीज है, तो कपल, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेडॉक्स कपल। ठीक है ना, क्लियर। कोई डाउट है, रिडक्शन मतलब, अब इसके अंदर दो चीज आ गया, रिडॉक्स कपल मतलब एक, जो एक सेल है, मतलब सेल को हम लोग हाफ सेल्स में डाल सकते हैं। एक हाफ होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक आपका होगा रिडक्शन हाफ सेल, और ये दोनों मिलके क्या बनेगा आपका, रिडॉक्स कपल। कोई दिक्कत, या फिर सेल, या फिर सेल बना। क्लियर है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिसमें रिडक्शन, जैसे इस केस में जो आपको बताया अभी पहले, उसमें जिंक, आपका जिंक वाला पार्ट जो है, जहां जिंक इलेक्ट्रोड रखा है, जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है, वो हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल हो गया कॉपर वाला पार्ट, कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो पार्ट हो गया रिडक्शन हाफ सेल। कोई दिक्कत है, दोनों हाफ सेल। ये वाला आपको जैसे पता चल गया कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये एनोड होगा, मतलब जिंक क्या होगा आपका, एनोड। जो जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। लेते हैं, तो लेते क्या है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए नोड बोलते हैं उसको। ठीक है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। और रिडक्शन आपका क्या हो गया, हाँ ये पार्ट आपका क्या हो गया, कैथोड। ठीक है, कैथोड। कोई दिक्कत, क्लियर है। जहां पे एनोड, अच्छा यार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होगा, तो ध्यान देना थोड़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, मतलब बैटरीज वाले सेल में एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहां पे रिडक्शन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन करंट, क्लियर, ये पार्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या है आपका, ईएमएफ ऑफ द सेल। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ये चीज। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल।
है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो ईएमएफ बस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ऐसा सोच लो, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस में आपका याद रखना, इसको किस सेल, किस साइन से रिजेंबल करते हैं, तो इसको ई सेल का वैल्यू बोलते हैं, इसको कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस है तो ई नॉट सेल, कोई दिक्कत, स्टैंडर्ड है ना, ऐसे ईएमएफ द सेल, ये ला हो गया स्टैंडर्ड, ये ला क्या हो गया, स्टैंडर्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से। ये बराबर होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। और ई नॉट सेल यही हो गया, ई नॉट सेल के टर्म्स में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड, क्योंकि स्टैंडर्ड वाला कंडीशन है, सबका स्टैंडर्ड में वैल्यू होगा, और ई नॉट एनोड। क्लियर है ना। इस ई नॉट का वैल्यू निकाल करके आपके लिए साइंटिस्ट लोग एक चार्ट दे दिए हैं, जो क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको ई नॉट का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो वो चार्ट कहाँ पे है, वो थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं, है ना। ओके, तो एक चार्ट आपको दिया हुआ है, इस चार्ट को ध्यान से देखिए, क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का वैल्यू है 298 केल्विन में, पहले इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते थे, ठीक है ना। हाँ, अब इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी को बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट है। तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ देखोगे बढ़ेगा, और ये आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एजेंट, सॉरी, स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसा बोल सकते हो ना, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हो। हाँ, और रिड्यूस, ऑक्सीडाइज खुद हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से ले ले वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका वैल्यू ई नॉट का सबसे ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूस कर रहा होगा, तो जेड मतलब वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते जा रहा है, और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट आपका नीचे के डायरेक्शन में अच्छा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो जीरो से नीचे जिसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, उतना, हाँ वो इतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो ये वैल्यूज आपके दिए हुए हैं, यही वैल्यूज अभी जैसे यूज करें, जैसे हम बोले ना वहां पे सेल का वैल्यू आपका क्या होगा, ई ई सेल का, ई नॉट सेल बेसिकली स्टैंडर्ड वाला लिए थे, 1.1 वोल्ट बोले थे ना, जिंक कॉपर वाला। तो ये आप देखो यहाँ से वैल्यू देखोगे तो आपका ये कैलकुलेट किया गया है, तो ये जिंक का वैल्यू इधर है, नहीं कॉपर है, कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, दो, कितना गेन कर रहा था, दो, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था उस रिएक्शन में, दो ना। तो ये वाला पर्टिकुलर तो कितना वोल्ट है, 0.34। तो ये हो गया आपका कैथोड, ये क्या था आपका कैथोड, तो 0.34, ठीक है। अब माइनस, तो देखो अच्छे से यहाँ पे, अब देखो ये आगे का है, ठीक है ना, जीरो से कम वाला, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जीरो से कम है, नेगेटिव वाला। इसमें Zn2 प्लस, इसमें Zn2 प्लस यही ना था आपका एनोड, एनोड का देखो कितना दिया, -0.76। तो अगर आप इन दोनों को यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा -0.76, तो ये आ जाएगा आपका 1.1। क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट सेल क्यों, क्योंकि वो जो कंडीशंस लिए थे हम लोग स्टैंडर्ड लिए थे, स्टैंडर्ड मतलब 1 मोलर। अगर दूसरा आप कंसंट्रेशन लोगे तो फिर वहां पे आपका ई सेल बोलेंगे, वहां पे हम लोग ई नॉट सेल नहीं बोले, ठीक है। और नर्स्ट इक्वेशन एक इक्वेशन है जो आपको जानना है, जहां पे आप ई सेल का वैल्यू निकालना सीखोगे। ई नॉट सेल तो नॉर्मल सब आता है ना, जब ये चार्ट ही दे दिया तो ये तो कैलकुलेट कर चुका है, वो क्या फिर उसमें क्या करना है। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मेरे ख्याल से मतलब समझ गए होगे, है ना। 298 केल्विन पे लिया गया है, सब सब इलेक्ट्रोलाइट कितना 1 मोलर है। अगर कोई गैस होगा इलेक्ट्रोड में इंक्लूडेड, तो वहां पे फिर 1 बार प्रेशर भी आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट है ना, अभी समझेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर, इसमें समझ में आ गया, कोई डाउट है। अच्छा, इसको आप ई नॉट, इसको एक और टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल भी बोल सकते हो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट एल। जैसे सेल बनाए, ठीक है, सेल बनाए थे, तो सेल में आपका राइट साइड क्या लिए थे, कॉपर कैथोड, और लेफ्ट साइड क्या लिए थे, एनोड।
तो ये भी चीज याद रखना, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से ये सारा टर्म्स क्लियर हो गया। रेडॉक्स कपल क्लियर हो गया। हाँ, रेडॉक्स कपल क्लियर हो गया आपका। और क्या था? हाँ, रेडॉक्स के क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है? हाँ, गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गैल्वेनिक सेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेल दो तरह का हुआ, एक इलेक्ट्रोकेमिकल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल जो ये सेल अभी बताए, गैल्वेनिक सेल ये। तो गैल्वेनिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल, वो एक तरह का सेल बनाया गया जो इस पर्टिकुलर फंडे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को यूज करके क्या करता है? प्रोड्यूस करते हैं। डैनियल सेल, जैसे कि जिंक और कॉपर वाला का नाम डैनियल सेल है। डैनियल नॉर्मल सा बात है, कोई साइंटिस्ट है ना, उन्हीं के नाम पे है, ठीक है ना। इसी तरह, ठीक है ना, एक वोल्टाइक सेल है इसी तरह, आप लोग जानोगे, ठीक है। तो ये सब आप चाहो तो जाके गूगल में सर्च करो, सबके बारे में दे दिया हुआ उसमें, कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा ये यूज किया। मैं बाकी कंसेप्ट तो मेरे ख्याल समझ ही चुके हो, तो लगा दोगे, ठीक है ना। क्लियर है? एक बात याद रखना, साइंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपने आपने वेक्टर पढ़ लिया, आपने कोई भी चीज पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, है ना, आप उसको ऑब्जर्व करना जब तक नहीं सीखोगे ना, मतलब नेचुरली, तब तक वो साइंस का मजा नहीं आएगा। जब बाहर निकलते हो तो गाड़ी का क्रेन भी क्यों एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे नीचे आता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हर एक चीज में फिजिक्स है ना। ये में जाओगे तो केमिस्ट्री है, ठीक है। सीमेंट, घर, सब चीज, मैटर तो सब जगह है भाई, मैटर सब चीज ही है, ऐसा बोल लो, तो वो भी इंपॉर्टेंट स्टडी है। फिजिक्स एप्लीकेशंस का, वो एप्लीकेशंस नहीं दोगे तो दुर्घटना हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा ऐसा चीज है, तो साइंस इंपॉर्टेंट। तो ऑब्जर्व किया करो, खिड़की का है खुल रहा है, वो का है जा रहा है, जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे साइंस में मजा नहीं आएगा। क्लियर? हर एक चीज में साइंस आ रहा है, सबसे बड़ा बात ये है, लग रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए। ईएमएफ ऑफ द सेल हो गया, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। ई सेल वैल्यू क्लियर, ई नॉट सेल का वैल्यू क्लियर, ठीक है। हाइड्रोजन आपका 0 होता है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है, देखो एक एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, टॉपिक क्या वही टॉपिक बन जाएगा कि आखिर ये साइंटिस्ट ये वैल्यू निकाले कैसे, है ना। ये एक क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में, ठीक है। तो किस तरीके से निकाले हैं उस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक ना। देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। इसका सेटअप अभी समझाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है? ई नॉट। ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो ये आप H, है ना, प्लस, ये आपका क्या बनेगा? आप H2 बोल लो। क्लियर है? कोई दिक्कत क्या? हाइड्रोजन गैस बनेगा ना, यहीं पे जरूरत होगा 1 बार प्रेशर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशंस, जैसा कि बताए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस की वजह से हम लोग 1 बार प्रेशर लेना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब देखो एक बात बताओ, अगर आप हाइड्रोजन के साथ कॉपर को जोड़ दो, तो कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन का 0 कहने का मतलब क्या हुआ बाबू? ये ना तो रिड्यूस होता है अपने सॉल्यूशन में, ना ही कोई दिक्कत। क्लियर हो गया? 0 कहने का ही मतलब हुआ। अब एक बात बताओ, आप इसके साथ अगर कॉपर को जोड़ दो, कॉपर का नेचुरल टेंडेंसी क्या है? वो रिड्यूस होगा। और रिड्यूस होगा मतलब इसको एक सेल बना दो आप कॉपर के साथ, वहां पे जो वोल्ट में शो करेगा वो बेसिकली किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा? कॉपर का, क्योंकि इसका 0। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को साइंटिस्ट निकाले कैसे, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड या कैथोड चुन के डाल दिए। एनोड या कैथोड इसलिए क्योंकि कोई मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो वो भाई उधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन के पास, और अगर वो रिड्यूस हो रहा होगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जाएगा मेटल के पास। तो इस वजह से हम बोले कि कहीं पर एक कैथोड होगा, लेकिन जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू आएगा ना जी, करंट के बेसिस पे, ए के बेसिस पे। और उसको बाद में चेक भी कर लेना है। तो वहां पे देखो ये चीज इजी है ना कहना कि हाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चला, लेकिन वो निगेटिव लेगी पॉजिटिव, हमें कैसे पता चले कि वो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज?
कैसे चेक करोगे? एक क्वेश्चन, अच्छा हाँ, कैसे चेक करोगे? अच्छा एक बात बताओ, हाँ क्या, बोलो बोलो बोलो। गैल्वेनोमीटर तुमको पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, वो ये कैसे बताओगे वो रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो? वैल्यू से क्या पता चल, वही तो बोले क्या, कैसे उसको चेक करोगे? वो क्या, तुम वैल्यू निकल गया तुम्हारा, तुम्हें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बता दिए, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बता दिए, लेकिन वो निगेटिव पॉजिटिव तो तब डिसाइड करोगे जब ये पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तुमको तो वो दिखाएगा 1.1 वोल्ट गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोजन इधर जोड़ो या इधर जोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है ना, वो बता दिया। लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू लोगे उसका या पॉजिटिव लोगे? नेगेटिव लोगे अगर वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और पॉजिटिव लोगे अगर वो रिड्यूस कर रहा होगा, लेकिन ये तुमको कैसे पता चलेगा? अपने ऊपर लेयर चढ़ाएगा? तो उतना देखो, ये बहुत सिंपल है, ये अभी तुरंत समझाए थे, समझ में तुम लोग को नहीं है। मान लो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉपर जोड़े हैं, है ना, दूसरा कौन सा लिया है? कॉपर, है ना, एक टर्म्स में इसको समझ लो, दूसरा हम कॉपर ले लिए हैं, ठीक है, कॉपर ले लिया है। यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, स्टैंडर्ड कंडीशंस लिए हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ऑलरेडी तुम लोग को चार्ट दे दिया, तो 0.34 वोल्ट होता है, अभी बताए। रीडिंग क्या आ रहा होगा? 0.34। ठीक है, अब एक बात बताओ, है ना, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुमको ये रीडिंग दिखा रहा है ना इसमें, ये रीडिंग दिखा रहा होगा, ये रीडिंग तो आ गया तुम्हारे पास। तुम लोग अगर इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तुम लोग को नहीं पता है, यही दिक्कत है ना तुम लोग को। अगर तुम एक बैटरी ले लो, क्या ले लो? एक बैटरी ले लो, है ना, अभी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तुमको नहीं पता है, ये बात सही बात है। अब एक बैटरी ले लिए और बैटरी को इस सर्किट में जोड़ दिए, ध्यान रखें कि इसी के आसपास का हो तो ज्यादा अच्छा है ना, इससे कम का ही लो ना, 0.22 वोल्ट का ले लो या फिर 0.15 वोल्ट का ले लो। ठीक है, एक बैटरी ले लिए, ये बैटरी आपने जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया? सर्किट में। सर्किट में जब जोड़े, कैसे जोड़े, तो आप मान लो इसको ऐसे जोड़े, अब इसको हाँ कैसे भी जोड़ो, कोई मतलब नहीं है, कैसे भी जोड़ दो इसको, है ना। जोड़ने पे एक बात बताओ, अब ये फोर्स किधर देगा इलेक्ट्रॉन्स को? ये तो इस डायरेक्शन में दे रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में दे रहा है। तुमको नहीं पता है कि जो है ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले किधर से था, है ना, मतलब फोर्स पहले किधर से लग रहा था, है ना, तो ये कैसे करता, तो अब चेक करने का क्या मतलब है, तुम बहुत सिंपल करोगे, कुछ नहीं चेक करोगे, हो गया चेक, इतने में चेक हो जाएगा। अगर अब जो गैल्वेनोमीटर अभी भी लगा के रखे होगे, वो गैल्वेनोमीटर पे अगर कम वैल्यू शो कर रहा होगा, क्या वैल्यू शो कर रहा होगा? कम वैल्यू शो कर रहा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा आपका? अपोजिट में हो रहा होगा। अगर ये ज्यादा वैल्यू शो कर दिया, एल, हाँ, करंट गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी पहले भी किस डायरेक्शन में था, फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा था, इसी डायरेक्शन लग रहा था। तो एक बैटरी लेना, उसको बस कनेक्ट करना, उससे समझ लेना है कि हाँ किधर से किधर। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, ये हाइड्रोजन लिया ना हम लोग, ये क्या लिया? हाइड्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब ये वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इसके तरफ फाइंड हुआ, तो इसका मतलब ये रिड्यूस कर रहा है। तो जो कर रहा होगा उसके वैल्यू पे आप, उसके बेसिस पे आप नेगेटिव या फिर सॉरी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो। ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव, किसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से साइंटिस्ट आपके क्या किए थे, इलेक्ट्रोड मतलब निकाले थे। अब देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा सेटअप याद रखना, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप है, तो यहीं पे दिया हुआ है। तो पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कांट बी मेजर्ड, जैसा कि है ना, वी कैन मेजर ओनली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स, potential that gives the EMF of the cell. It is arbitrarily choose, if we arbitrarily choose the potential of one electrode half cell, then that of the other can be determined with respect to this। वही चीज जो बता, एक तरफ अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया जाए तो उसका तो जीरो होता है, तो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका हो जाएगा? मेटल का। बस तुमको पता रखना होगा, करना होगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो बहुत सिंपल है, एक बैटरी लो दो, करंट का वैल्यू पर ध्यान देना, तो अपने गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस पर ध्यान देना, अगर बढ़ रहा है कि घट रहा है उस पर पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ से, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, फोर्स पहले किस तरफ से। ठीक है,
तुम फोर्स दे रहे हो, बेसिकली हम बैटरी लगा क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स देते हैं। उस फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करता है, छोटा छोटा ड्रिफ्ट में बढ़ता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब H2 यहाँ देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हाफ सेल, हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेड बाय प्लैटिनम सॉलिड। तो याद रखिएगा यहाँ पे था ना, क्या क्या यूज कर रहे हैं, H2G गैस, H प्लस is assigned a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction this। अगर ये रिएक्शन करोगे तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। अच्छा यहाँ प्लेटिनम क्या, तो देखो बेसिकली हाइड्रोजन कोई सॉलिड चीज तो है नहीं, ठीक है, तो हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो केमिकली रिएक्ट ना करे, तो प्लेटिनम को यूज किए, आपने उसको किस में डाल दिया, HCl के सॉल्यूशन में, कोई भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन पकड़ लो। अब HCl से जो, और दूसरे क्या किया, वो कवरिंग में जो आपने कवर बनाया उसके अंदर आप H2 गैस 1 बार प्रेशर पे दे दो। अब ये जिस पॉइंट पे यहाँ नीचे सटेगा, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से, वहां पे तो रिएक्शन होगा, वहां पे रिएक्शन होगा ना, वहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो सकता है। हाइड्रोजन क्या टेंडेंसी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलता है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ले रहा है, ऐसे नॉन मेटल्स का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, तो देखिए नॉन मेटल्स मतलब रिड्यूस ही होगा ना, डायरेक्टली नॉन मेटल्स क्या करता है, रिड्यूस, मेटल्स क्या करता है, ऑक्सीडाइज। लेकिन दो अलग अलग मेटल अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये एक चीज देखा गया, वो चीज पे चल रहा है कंसेप्ट। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें, समझ में गया। और कंपैरिजन पे तो ध्यान में रखिएगा, ये प्लैटिनम और नीचे में थोड़ा फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम कोटेड ऑन प्लैटिनम फॉइल ले लिए, ये 1 मोलर H प्लस है, और यहां से 1 बार, ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या हुआ, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। ये प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, और ये कोटेड किससे रहता है, प्लैटिनम ब्लैक से। क्यों प्लैटिनम यूज करते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता है। द इलेक्ट्रोड इज, क्यों लेते हैं, क्यों हाइड्रोजन नहीं ले सकता, हाइड्रोजन भाई आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये दिक्कत है। तो इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट। तो ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस बबल किए अंदर के तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द reduced एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी 1 मोलर, तभी हुआ स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत। दिस implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion is in the solution is 1। कोई दिक्कत, यही है सेटअप आपका। और ये भी समझ गया किस तरीके से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं हम लोग, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट चीज आज के लिए, आज के लेक्चर का, वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। कल नस्ट इक्वेशन बताएंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे सेल को, वो चीज समझ लो। सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज का सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। ओके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में, जैसे आपका वो सेल Zn2+ वाला था, तो देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Zn2+ से क्या बन रहा था, Zn डबल स्लैश Cu से क्या बन रहा था, 2+, Cu2+ से बेसिकली कॉपर बन रहा था, यही ना हो रहा था। Cu2+ से क्या बन रहा था, Cu2+ से कॉपर। ये होता है सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। बगल में चाहो तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हो कंसंट्रेशन, ठीक है, जैसे यहाँ 1 मोलर है तो 1 मोलर ना, 1 मोलर। ये सेल को रिप्रेजेंट कर, ये क्या हो गया, एनोड, ये क्या हो गया, एनोड, और इस ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ठीक है, कैथोड। एक ऑक्सीडेशन हाफ, एक रिडक्शन हाफ, और बीच में डबल स्लैश, दोनों हाफ सेल को जोड़ के इस तरीके से किसी सेल को हम लोग रिप्रेजेंटेशन बता। क्लियर, कोई डाउट है। नेक्स्ट लास्ट जो एक चीज था बस, सॉल्ट ब्रिज का ढांचा। सॉल्ट ब्रिज जो आपको बताए वो क्या है, वो किस चीज से बना हुआ, उसको समझ लेते हैं।
ओके, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और दोनों तरफ आयन जो बढ़ते रहता है तो केमिकल रिएक्शन रुक ना जाए, तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी लाता है। ठीक है, ये बेसिकली आयंस का फ्लो क्रिएट करता है, रोकता है। ठीक है, आप इसको समझो, सॉल्ट ब्रिज इज अ डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर कनेक्टिंग इट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स वेयर इन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड। ठीक है, जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ना, वहां पे जनरली हम लोग सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ऐसे नहीं है, तुम कर सकते हो दोनों जगह पे। सॉल्ट ब्रिज इज अ जंक्शन दैट कनेक्ट्स द एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट्स इन अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सॉल्ट ब्रिज बना किससे होता है, तो एक ग्लास ट्यूब होता है, ऐसा दो तरह का होता है सॉल्ट ब्रिज, एक ग्लास ट्यूब से बनता है, एक फिल्टर ट्यूब से बनता है। तो ग्लास ट्यूब वाला जो जनरली है वो हम लोग इसमें यूज किए हुए हैं। ठीक है, ऐसा फिल्टर ट्यूब से ही बनता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे ग्लास ट्यूब वाला। तो एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला रहता है, जैसे कि AgNO3 हो गया, KCl हो गया। ठीक है, ये डाला रहता है। इट सॉल्ट ब्रिज आर जनरली यूज्ड इन गैल्वेनिक सेल सच एज वोल्टाइक सेल और डैनियल सेल। क्लियर है इनका यूज यहाँ पे, है ना, इसमें करते हैं यूज, तो अलग है यूज, अभी समझेंगे, पहले फंक्शन समझ लो। तो मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सेल फ्रॉम टेकिंग इट्स रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में, हाँ, रिएक्शन टू इक्विलिब्रियम। If salt bridges are absent or if they are not used, then the reaction will likely continue. मतलब नहीं होगा। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इन वन हाफ इलेक्ट्रोड्स विल गैदर अ नेगेटिव चार्ज, जैसा कि बताए थे। एक साइड आपका Zn2+ बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक साइड आपका क्या बढ़ जाएगा, SO4 माइनस, तो एक साइड नेगेटिव हो गया, साइड पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रलिटी टूट जाएगा। क्लियर हो रहा, हाँ, तो ये चीज अगर ना रहे तो, और दोनों आपस में रिएक्ट भी नहीं करेगा ना, दिक्कत ये है, Zn2+ और SO4 आपस में मिलेगा तब तो ZnSO4 बनेगा ना। क्लियर हो रहा ना। So similarly, in the other half cell, electrodes will accumulate a positive charge. This will further result in a stoppage of the reaction, and no electricity will be produced. Therefore, a salt bridge basically helps in preventing the accumulation of positive and negative charges around the respective electrodes and further allows a smooth reaction to take place. It also helps in continual flow of electrons. However, the purpose of salt bridge is not to move electrons. ये बात याद रखना, यहाँ पे salt bridge को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिकली दूसरे चार्जेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। rather it's to maintain charge balance because the electrons are moving from one half cell to other. क्लियर है, कोई दिक्कत, एक हाफ से इलेक्ट्रॉन का मेनली बेसिकली मूवमेंट आपका सॉल्ट ब्रिज वाले में नहीं है, वो आपका उस डायरेक्शन से, ठीक है ना, दूसरे डायरेक्शन से। क्लियर है ना, आपने सर्किट दे दिया, उधर से उधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, रिएक्शन के बेसिस पे तो समझ में आ गया, लेकिन वो Zn2+ और SO4 आपस में रिएक्ट करेगा तभी ना, तो फिर तो वो भर जाएगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। क्लियर, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन फ्लो के लिए सॉल्ट ब्रिज का सर्किट में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज नॉट टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में भी यूज, मतलब मदद करता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज इलेक्ट्रॉन फ्लो में नहीं है। मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट से दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत लोग सोच रहे हैं सर्किट कंप्लीट मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर भी फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, सर्किट कंप्लीट यहाँ है ही नहीं ना। यहाँ तो सर्किट वहीं से कंप्लीट हो गया, बैटरी आपका बन के तैयार हो गया, ऊपर दो तार निकल गया, है ना, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन्स इधर से नहीं आएगा, है ना, कोई दिक्कत। हाँ, चार्ज वो जो Zn2+ है और वो दोनों आ सकते, क्लियर है, कोई दिक्कत। उन दोनों को आपस में बेसिकली Zn2+ और Cu2+ इन दोनों के पीछे फोर्सेस है, एक बीच में मीडियम मिल गया, अब वो फोर्सेस से वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़े रहेंगे। समझ में आ रहा ना, क्लियर है ना। चलो, अब इसके बाद सॉल्ट ब्रिज यूजेस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट्स द डिफ्यूजन और मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर। इट प्रिवेंट्स और मिनिमाइजेस द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस व्हेन दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मतलब दो दो अलग अलग सॉल्यूशंस को दोगे तो उनके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बनने नहीं देता है सॉल्ट ब्रिज। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। अ सॉल्ट ब्रिज एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू हाफ्स। क्लियर, जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, इस चीज को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी। तो आपसे अगर जनरली पूछेगा तो इतना ज्यादा लिखने का, सीधे सीधे ये वाला चीज लिख देना, है ना। एंड दूसरा, टू मेंटेन स्मूथ रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज उसमें वो नहीं वो उसको रोकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, क्या करके रखता है, मेंटेनेंस, है ना, ये इसका काम है। कोई दिक्कत? ठीक है। चलो तो आज के लिए रहने देते हैं इतना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हाँ, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।